आवाज आ रही है आप लोगों को? जा रही है आवाज? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह ठीक है। जूम पे सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, आज मैं आपको ना कुछ टॉपिक्स कल बताए थे मैंने आपको, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में आपको, वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन कल मैंने आपको ना एक लिस्ट बनवाई थी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। उसमें ये था कि लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मैंने कल उनको आपको वो शेयर भी कुछ चीज़ें भी रिवाइज करवा दी थी उसमें से, ठीक है। तो वो ज़रा आज मैं दोबारा आपको करवा देता हूँ, ज़रा देखें इनको कि क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब इसमें देखें, जो एक तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो पेपर पैटर्न है ना, वो आपने माइंड में रखना है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होगा, उस आपने उसके अकॉर्डिंगली चलना है। पेपर पैटर्न में 70% जो होंगे वो आपके एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, और 30% जो होंगे वो आपके पास होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये आपके पास आएंगे 30 मार्क्स के, ठीक है। आपने ना प्रेफरेंस देनी है इसको, आपने ये नहीं करना कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है।
आपने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पहले करने हैं और कोशिश कीजिएगा कि आप उनको कंप्लीट करें सारे, कोई उसमें से छोड़े ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि आपका क्वेश्चन अगर कोई गलत हो गया तो आपके जो है वो नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन स्किप भी नहीं करना है, एमसीक्यूज में से सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो अगर आप 50% भी उनको अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, डिफिकल्टी नहीं होगी। ट्राई तो करें कि आप सारे क्वेश्चंस करें, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ तब जाएं जब आपने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। ठीक है, अब इसमें जो मैंने टॉपिक्स कल भी बताए थे, आज दोबारा बता रहा हूँ। एक तो आपके पास जो आपने बेसिक जो जर्नल एंट्रीज हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन उसमें आ जाती है। ठीक है, उस पे इम्पैक्ट्स, एक तो ये आपने याद रखना है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है। दूसरे नंबर पर आपके पास जो जर्नल एंट्रीज हैं, एक ये आपने करना है, जर्नल एंट्रीज को रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो है ये होता है कि आपने जर्नल एंट्रीज के बाद मैंने कल आपको क्लोजिंग एंट्रीज भी करवाई थी। ठीक है, वो आपको आनी चाहिए, क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 आपकी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज जो हैं उनको आपने ये रिवाइज करने हैं। उसके बाद आपके पास जो है, उसके बाद आपके पास एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आता है, ये मैं आपको भी करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ हमने ट्रायल बैलेंस किया हुआ है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ये मैं आज आपको करवा देता हूँ। इसमें ये है कि मैंने ये इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि जब हम एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं फिर हमें उसकी ट्रीटमेंट्स का क्लियर हो जाता है, देन इट बिकम्स इजी टू प्रिपेयर द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये अभी हम करते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद आपके पास ना जो इनकम स्टेटमेंट है और जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो प्रिपेयर करवाता है एग्जामिनर। ये भी आ सकती है आपके आपके पास ना लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आता है उसमें ये है कि आपको इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आई होप सो कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट्स में किसी चीज़ में। उसके बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट होता है बीआरएस। ठीक है, बीआरएस जो है ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसके आते हैं। आपने इस पे ग्रिप अच्छी तरह कर लेनी है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपने प्रिपेयर करना है वो आपने करना है लाइफो, फाइफो और एफको वाला। ठीक है, ये हमने टॉपिक्स किए थे, लाइफो, फाइफो एंड एफको, और ये आपने नोमान मलिक से ये दोबारा कर लेने उसके टॉपिक को। ठीक है, उसके बाद जो डेप्रिसिएशन का टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया था, डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन में एक तो टी अकाउंट्स मैंने बताए थे कि आपके पास ना जर्नल एंट्रीज हैं, उसके टी अकाउंट्स हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती थी कि हमारे पास इसमें एक और चीज़ आती है जो आपने ज़रा माइंड में रखनी है कि जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक नॉन करंट एसेट है, उसमें कौन सी कैश कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज करेंगे, कौन सी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। जब एसेट आप परचेज करते हैं तो वो, जब मैंने पढ़ाई थी कि जब आप एसेट परचेज करते हैं उसकी परचेज प्राइस होती है, उसके लिए लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट होती है, साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट होती है, उसके बाद जो साइट रिस्टोरेशन की कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट कैपिटलाइज होती हैं। ठीक है, इसी तरह लीगल कॉस्ट जो होती हैं वो कैपिटलाइज होती हैं, तो वो आपने वो भी याद रखनी है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, उसको कैपिटलाइज करना है। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है उसमें ये आता है
जो टॉपिक आपने नेक्स्ट करना है डेप्रिसिएशन वाला, कल हमने रिवाइज भी कर लिया था, डिस्कस भी कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज, प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, ये मैंने आपको करवाया था। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बेसिकली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये हमारे पास 37 है। इसके ना एमसीक्यूज आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। इसके एमसीक्यूज मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैं आपको ना उसमें गूगल क्लासरूम में इसके टॉपिक मैंने आपको करवा दिया था इसके, क्योंकि मेरे पास वो एमसीक्यूज नहीं अवेलेबल थे, तो मैं इसको ना इंशाल्लाह आज या कल इसको अपलोड कर दूंगा, और ये आपने लाजमी करना है क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके आते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास आता है यहाँ पर ना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स बेसिकली इसके आते हैं कि कॉन्टिंजेंट एसेट कब होगा, लायबिलिटी कब होगा, स्पेशली वो जो मैंने आपको शेयर किया था कि कोई वर्चुअली सर्टन है एसेट है, प्रोबेबिलिटी वर्चुअली सर्टन है, प्रोबेबल है, रिमोट है, ठीक है, पॉसिबल है, वो जो चीज़ें हैं, तो उसके लिए जब इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं तो उसको हमने कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने याद करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10th नंबर पे मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं हमारे पास ना इसमें इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ये अभी हम दोबारा पढ़ते हैं, वैसे मैंने एक दफ़ा आपको इंटेंजिबल एसेट्स करवाया था, ठीक है, समझाया था थोड़ा, लेकिन मैं दोबारा ये करवा देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर यह है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, लिस्ट मैंने आपको बनवा दी है, आप इन टॉपिक्स को जो है ये अपने पास, इनको आप इसकी वो स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, सेव कर लें अपने पास। और बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, उनको आप ये नहीं कहना कि कुछ टॉपिक्स आप इग्नोर कर दें, आप टॉपिक्स आपने सारे करने, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ आगे नेक्स्ट पेज पे, इसकी स्नैपशॉट ले लें ताकि मैं पेज चेंज करूँ। अच्छा, इसमें देखें हमारे पास जो सेकेंड जो चीज़ है, इसमें मैं आपको पढ़ा जो चीज़ें मैंने करवानी है ना, एक तो देखें जो हमने एडजस्टमेंट्स की थी, तो एडजस्टेड जो ट्रायल बैलेंस है ना, उसको आप समझ लें आपने कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब देखें जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, उसमें एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। कॉलम्स बने होते हैं, उन कॉलम्स के को आपने उसके मुताबिक करना होता है, डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट का कॉलम है, ठीक है, और अमाउंट है। अब देखें जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो फिर आपने कैसे बनाना है। सबसे पहले देखें कोई अगर एसेट है तो एसेट्स जो होते हैं वो डेबिट साइड पे लिखे होते हैं, और आपके कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो भी डेबिट साइड पे आते हैं, आपके पास लायबिलिटीज हैं तो वो क्रेडिट साइड पे आती हैं, फिर आपके पास कोई इनकम है तो वो भी क्रेडिट साइड पे आती हैं, और जो कैपिटल है वो भी क्रेडिट साइड पे आ जाता है। नॉर्मली ये वैल्यू इस तरह ट्रायल बैलेंस बना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एसेट्स हैं तो वो 1 लाख के एसेट्स हैं, और एक्सपेंसेस आपके पास 50,000 के हैं, ठीक है। तो आपके पास लायबिलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास लायबिलिटीज हैं वो 30,000 की हैं, और आपके पास जो इनकम है वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो हमारे पास ना 80,000 की इनकम है, ठीक है। तो कैपिटल जो है वो रिमेनिंग कैपिटल होगा, तो रिमेनिंग कैपिटल जो बच जाता है वो हमारे पास ना 40,000 का कैपिटल है। अब देखें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है दोनों, ठीक है। अब यहाँ देखें जब हम एडजस्टमेंट्स करते हैं ना, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है ना, एक बात याद रखिएगा, दिस इज नॉट
पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं ना, उनका पार्ट नहीं है, ठीक है। ये क्यों है? ये इंटरनल पर्पस के लिए रिपोर्टिंग, इंटरनल पर्पस होता है इसका, इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस। ये इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए प्रिपेयर होता है, इसका पर्पस इंटरनल होता है। इसको आप एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए यूज नहीं करते, मतलब एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं, उसके लिए आप इसको यूज नहीं करते, ठीक हो गया। अब देखें, हम ऐसा करते हैं कि हम एडजस्टमेंट्स डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एडजस्टमेंट ये है कि हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ऑफ $10,000, ये आपने डालना है। तो देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के लिए जो जर्नल एंट्री करते हैं, डेबिट हम करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, 10,000 से, और क्रेडिट में हम करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, वो भी आ जाएगी हमारे पास 10,000 से, ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, अब हम इसकी एडजस्टमेंट डालते हैं, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है, एक्सपेंसेस हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे आते हैं, तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे डेबिट साइड पे। वो कितने? 10,000। तो प्रोविजंस जो होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होगी वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये किधर आ जाएगी? क्रेडिट साइड पे आ जाएगी 10,000 से। ये एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद आपके पास ना इसी तरह आपके पास ना प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है, फॉर एग्जांपल वो है आपके पास $1,000 की, तो $1,000 की प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज योर एसेट। जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो एसेट होती है, तो डेबिट आप क्या करेंगे? डेबिट आप करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको आप डेबिट करेंगे, ठीक है, बाय 1,000, एंड क्रेडिट आप करेंगे इंश्योरेंस, इसको आप क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब देखें, जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो आपके पास है एसेट, और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। इंश्योरेंस को क्रेडिट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दैट इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग पीरियड। आप क्या करेंगे यहाँ पर जब एडजस्टमेंट करेंगे, तो आप क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस, इसको आप डेबिट कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है? 1,000 की, वो आप लिख लेंगे, और इंश्योरेंस आप उसको क्रेडिट कर देंगे, इंश्योरेंस उसको आप क्रेडिट कर देंगे क्रेडिट साइड पे। इक्वल इम्पैक्ट, ट्रायल बैलेंस पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे इक्वल इम्पैक्ट। इसी तरह आपके पास ना अक्रूड वेजेस हैं, ये एडजस्टमेंट में गिवन है। अक्रूड वेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ये हैं 2,000 की, ठीक है। तो अक्रूड वेजेस के लिए आप क्या करेंगे? जब इसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे तो डेबिट अक्रूड वेजेस, क्योंकि लायबिलिटीज होती हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट में आ जाएंगे अक्रूड वेजेस, ये क्रेडिट आ जाएंगे बाय कितने? 2,000 से आप क्रेडिट कर देंगे, 2,000 से आप डेबिट कर देंगे, ठीक हो गया। और अब आप इसे इधर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करेंगे, तो आपके पास एक आ जाएंगे अक्रूड वेजेस। अक्रूड वेजेस जो होंगे वो, क्योंकि ये लायबिलिटीज हैं, तो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, और डेबिट साइड पे वेजेस आ जाएंगे। वेजेस क्योंकि आपके एक्सपेंसेस हैं, वेजेस क्या है? एक्सपेंसेस हैं, तो आपके ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। फिर आपने क्या करना है? इसका टोटल कर लेना, ठीक है। अब टोटल देखें, जब आप टोटल करेंगे तो डेबिट साइड 150,000 प्लस 10,000 ऐड करेंगे 160 बनेगा, 1,000 प्लस 2,000 163,000 से डेबिट साइड, 163,000 क्रेडिट क्रेडिट साइड, ठीक हो गया। ये एडजस्टमेंट्स हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। अब आज रेशोज हम कर लेते हैं, जो रेशोज आपने कही है वो हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा, देखें यहाँ तक क्लियर है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर आप क्या करें, इसकी भी एक स्नैपशॉट ले लें। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्लियर है कि एडजस्टमेंट्स आपको कुछ गिवन होंगी, आपने इस तरह उसमें एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में अंदर डाल लेनी है, ठीक है, और उसको आगे सोल्व कर देना है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अच्छा, देखें समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास ना कोई एक्सपेंस गिवन भी होता है, नेम के साथ गिवन होता है, तो फिर आपने क्या करना है उस सूरत में। फॉर एग्जांपल ये जो इंश्योरेंस का एक्सपेंस था हमारे पास, ये हमारे पास जो एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल ये इंश्योरेंस होता 50,000, तो ये इंश्योरेंस हमारे पास क्या थी, प्रीपेड इंश्योरेंस थी। तो हमारे पास इंश्योरेंस में से हम प्रीपेड इंश्योरेंस तो हम एसेट्स में डेबिट साइड पे लिख लेते, ठीक है। तो एडजस्टमेंट जो है हमारे पास इसके अंदर इंश्योरेंस के अंदर ही आपने कर लेनी थी, ठीक हो क्या। लेकिन ये है कि ये ट्रायल बैलेंस में जो भी एडजस्टमेंट्स होगी वो इसी तरह आपने एडजस्ट करके उसका एक नया ट्रायल बैलेंस बना लेना है, और उस ट्रायल बैलेंस को आपने क्या कर देना है, आपके पास वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मेरे ख्याल में उसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है किसी को भी एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट्स जितनी भी पढ़ी हैं उसमें आपके एडजस्टमेंट्स हमने प्री पेमेंट्स, अप्रूवल्स एंड डेप्रिसिएशन है, बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, इन चीज़ों की एडजस्टमेंट्स पढ़ी हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बैड डेट्स आ जाते हैं तो बैड डेट्स के लिए आपको पता है कि बैड डेट्स जो है वो एक्सपेंसेस हैं, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाते हैं और ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। तो एक तरफ तो आप बैड डेट्स को एक्सपेंसेस में लिख देंगे और दूसरी तरफ आप क्रेडिट साइड पे उसको जो उसमें डाल देंगे जो आपके पास रिसीवेबल्स हैं, ठीक है, उसमें एडजस्ट कर लेंगे उसे। अच्छा, ये हमारे पास थे एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था। उसके बाद आप लोगों ने ना इसकी इसकी एक स्नैपशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमारे पास जो हमने अभी जो था इंटेंजिबल एसेट्स, मैंने आपको कहा था कि हम इंटेंजिबल एसेट्स करते हैं। जो इंटेंजिबल एसेट्स है ना, इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं ना, बेसिकली ये होते हैं हमारे पास नॉन फिजिकल एसेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ये क्या है, नॉन फिजिकल एसेट्स। नॉन फिजिकल का मतलब ये है कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, फिजिकल नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। अब जो हमारे पास जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, हमारे पास फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स होगी, हमारे पास मशीनरी होगी, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स हो गए, मोटर व्हीकल्स हो गए, दीज आर ऑल टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स को हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनसे फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे। जब हम फ्यूचर में बेनिफिट लेंगे तो हम उनसे फ्यूचर में क्या करते हैं, जब बेनिफिट फ्यूचर में लेंगे तो उनको हम उसके हिसाब से डेप्रिशिएट करते हैं, जो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, ठीक है। जबकि जो हमारे पास नॉन फिजिकल एसेट्स हैं, ठीक है, इनको हम डेप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि ये हमारे पास क्या होते हैं, अमोर्टाइज्ड, दे आर अमोर्टाइज्ड, ठीक है, दे आर अमोर्टाइज्ड।
अस्सलाम वालेकुम अगेन। सॉरी वो मैं क्लास थोड़ी देर रोकना पड़ी, शोर था। अच्छा, नॉन फिजिकल एक एसेट्स होते हैं और हम इनको क्या करते हैं कि दे आर अमोर्टाइज्ड। ठीक है, दे आर अमोर्टाइज्ड। इसके लिए इनके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो अमोर्टाइजेशन का वर्ड यूज़ होता है कि इनकी अमोर्टाइजेशन होती है। इनको हम उसमें नहीं लेके जाते, डेप्रिशिएट नहीं करते। होता ट्रीटमेंट सेम ही होती है, लेकिन हम इनके लिए वर्ड जो यूज करते हैं दैट इज अमोर्टाइजेशन। ठीक है। अच्छा, अमोर्टाइज उजाला, जो अमोर्टाइज का मतलब होता है वो वैसे ही मतलब होता है जैसे डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, उसको हम हर साल एसेट को जो है वो डेप्रिशिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट टेकन फ्रॉम द एसेट। इसी तरह जो हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको भी हम अमोर्टाइज करते हैं। अमोर्टाइज का मतलब डेप्रिशिएट करना ही होता है, सिंपली, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है। लेकिन चूंकि इंटेंजिबल एसेट होता है तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है, हम वर्ड जो होता है वो अमोर्टाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है। अब देखें, जब हमारे पास, इज दैट क्लियर हो जाला? अच्छा, उसके बाद देखें, हमारे पास जो इसमें जो एसेट्स होते हैं ना हमारे पास बेसिकली ये होते हैं हमारे पास दो तरह के। अब दो तरह के एसेट्स जो होते हैं, अब वो कौन कौन से एसेट्स होते हैं? इसमें दो तरह के इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं परचेज्ड, और एक होते हैं इंटरनली जनरेटेड। ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। कि आपने एसेट परचेज किया है, जैसे आपने किसी से कॉपीराइट्स परचेज कर लिए, कोई लाइसेंस था प्रोडक्शन के लिए वो आपने परचेज कर लिया। ठीक है। तो वो परचेज एसेट होता है। तो जो परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट होता है उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप उसको कैपिटलाइज कर देते हैं सिंपली। कैपिटलाइज का मतलब है कि आप उसको एज अ नॉन करंट एसेट ट्रीट कर लेते हैं। क्या करते हैं? उसको एज अ नॉन करंट एसेट ट्रीट कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और उसकी अमोर्टाइजेशन करते रहते हैं। अमोर्टाइजेशन के लिए आप क्या करते हैं? जब कैपिटलाइज करते हैं और उसके बाद उसके लिए उसको अमोर्टाइज करते हैं। अमोर्टाइजेशन कैसे निकालते हैं वो देखें, वो आपको मैं बता देता हूँ। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं? आपके एसेट की जो कॉस्ट होगी और उसमें से अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू गिवन है वो माइनस कर लेनी आपने। ठीक है। और डिवाइडेड बाय आपने उसको यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर देना। यूजफुल लाइफ, ठीक हो गया। ये आपके पास हर साल की अमोर्टाइजेशन होगी। ट्रीटमेंट वही होगी कि आपका जो नॉन करंट एसेट है उसको आप जाके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ नॉन करंट एसेट ट्रीट कर लेंगे। ठीक है। और उसमें से जो अमोर्टाइजेशन जो होगी वो आप एक्सपेंसेस में ट्रीट कर लेंगे। ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट आ गई और ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ गए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपने इंटेंजिबल एसेट लिखना है। इंटेंजिबल एसेट, जो आपका जो भी इंटेंजिबल एसेट होगा उसकी जो वैल्यू होगी उसकी कॉस्ट लिखें और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लें। डेप्रिसिएशन, सॉरी, वर्ड यूज कर लिए, ये अमोर्टाइजेशन। ठीक है। ये आपने माइनस कर लेनी अमोर्टाइजेशन, और यहां पर आके इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस के अंदर अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस लिख देना। अमोर्टाइजेशन
एक्सपेंस, वो आप यहाँ पर आके लिख लेंगे। ट्रीटमेंट वही है जो हमने नॉन करंट एसेट्स के केस में की थी, जिसमें हम टेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन करते हैं कि डेप्रिसिएशन जो भी आएगी वो कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे और जाके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके उसको शो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें जो हमारे पास इंटरनली जनरेटेड जो आपके आते हैं चीज़ें, इंटरनली जनरेटेड में आपके ये आता है कि आपने इंटरनली कोई अपने कोई चीज़ डेवलप कर ली है, कोई अपने ही चीज़ डेवलप करके उसके आपने क्या कर लिया, उसके राइट्स ले लिए हैं, दैट इज नोन एज इंटरनली जनरेटेड एसेट। जो इंटरनली जनरेटेड एसेट होता है इसमें एक आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट भी आती है। ठीक है, जो इंटरनली जनरेटेड आते हैं उसमें एक आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, R&D कॉस्ट। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब इसमें ना रिसर्च को आप अलग से स्टडी करेंगे और जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको अलग से आप स्टडी करेंगे। ठीक है, जो रिसर्च है वो क्या होगी, उसका मतलब क्या है, और जो डेवलपमेंट है उसका क्या मतलब है। ठीक हो गया। अच्छा देखें, रिसर्च जो होती है ना, बेसिकली रिसर्च वर्क ये होता है कि आपने कोई क्या करना है, कोई काम करना है, एप्लीकेशन करनी है, सॉरी एप्लीकेशन कह रहा हूँ कि आपने कोई प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि आप रिसर्च करके बताएं कि हमारे पास जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे बनती हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं, अपनी एक स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देखें ये जो PhD लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये थीसिस बनाते हैं। वो थीसिस क्या होता है, वो रिसर्च बेस्ड होता है कि वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब ओरिजिनल और वो प्लान भी हो सकती है। अब इसमें ना जो रिसर्च होती है ना, इसमें क्या होता है, ये ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू गेन, उसका पर्पस क्या होता है, गेन साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक हो गया। अब देखें, रिसर्च क्या होता है कि आपने इन्वेस्टिगेशन कोई करनी है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन क्या, एक तो ओरिजिनल है, दूसरे नंबर पर प्लान्ड है। ये नहीं है कि आपने उठा के किसी का काम उठा के आगे रख लिया और कहा कि ठीक है ये ओरिजिनल वर्क है। ठीक है, एक तो आपने प्लैंड इन्वेस्टिगेशन करनी है, पहली चीज ओरिजिनल आपके अपने रिसर्च वर्क होना चाहिए। दूसरे नंबर पर प्लैंड होना चाहिए। प्लैंड का मतलब ये है कि आपने ऐसी रिसर्च नहीं करनी, ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी जिसमें कोई प्लानिंग शामिल हो। पहले आप उसे प्लान करें कि इनिशियली आप क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या, नहीं कि एक सीक्वेंस बना लें। ठीक है, प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन, वो क्यों इन्वेस्टिगेशन हो, उसका पर्पस क्या हो, टू गेन साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कि आप क्या करना चाहते हैं, कुछ साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आप लेना चाहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट जो होती है वो हमारे पास होती है बेसिकली जो हम एप्लीकेशन करते हैं।
This is called application of research findings. Application of research finding जो आपने रिसर्च की है और उसके मुताबिक जो आपको फाइंडिंग्स हुई हैं उसको अप्लाई किया है, ठीक है। जैसे आप देखें नॉर्मली ये होता है कि जो मेडिसिन कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, रिसर्च करती हैं। जैसे आप देखें ये कोविड-19 आया है तो इसमें वैक्सीन जो है उसके लिए पहले क्या किया जा रहा है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है साइंटिफिक बेसिस पे। वो अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं वायरसेस को, अंडरस्टैंड वायरस को कर रहे हैं और उसके मुताबिक उसकी वो करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, कोई उसकी वैक्सीन डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास ये रिसर्च है, अभी रिसर्च वर्क चलेगा। उसके बाद जो वो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद डेवलपमेंट का फेज शुरू हो जाता है। डेवलपमेंट के फेज में क्या होता है कि जो रिसर्च की होती है उसको आप क्या करते हैं, आप उसको काम पे अब उसको अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन कहाँ करनी है आपने जो भी आपने पहले से प्रोडक्शन वगैरह करनी है कुछ भी करने के लिए, उसके लिए जो आपने प्लान किया हुआ है, जो डिजाइन किया हुआ है उसके मुताबिक उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट होती है ना, जो एप्लीकेशन होती है बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन होती है, ठीक है। दिस इज बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपने सेल करने के लिए प्रोडक्ट बनाने से पहले जो भी आप डेवलप करेंगे दैट इज नोन एज कमर्शियल, बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। आप देखें जैसे कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो बन रही है, उस पे एप्लीकेशन हो रही है, उसको रिसर्च फाइंडिंग्स वो उसको पे काम हो रहा है, ठीक है। जब वो बन जाएगी, वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बन जाएगी तो उस टाइम उसकी प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट हो जाता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स जो होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, फिर वहां से काम स्टार्ट होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से पहले, रिसर्च के बाद जितना इसके दरमियान काम हो रहा होता है दैट इज नोन एज डेवलपमेंट वर्क, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट वर्क होता है ना, ये क्यों होता है, उसकी रीजन क्या होती है कि आप क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव्ड कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं या कोई मटेरियल बनाना चाह रहे हैं। जैसे वैक्सीन है, वो इम्प्रूव्ड वैक्सीन बनाना चाहते हैं। जैसे कैंसर की कोई वैक्सीन है, उस पर रिसर्च हो रही है तो आप उसके लिए इम्प्रूव्ड वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो, या कोई मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपने रिसर्च की, रिसर्च के बाद उसको आपने क्या किया, अप्लाई किया ताकि आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। दैट इज नोन एज अ डेवलपमेंट, ठीक हो गया। अब जो डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है ना, वो कैपिटलाइज की जाती है इफ क्राइटेरिया इज मेट, ठीक है। कैपिटलाइज्ड इफ क्राइटेरिया इज मेट। क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक हो गया। जो हमारे पास ये जो कॉस्ट है ना, रिसर्च कॉस्ट, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कैपिटलाइज नहीं करते, नॉट कैपिटलाइज्ड। तो कैपिटलाइज नहीं करते तो आपने क्या करना होता है, जो चीज, जो भी एक्सपेंस कैपिटलाइज नहीं होता उसको क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज एक्सपेंस, ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में उसको आप क्या कर लेते हैं, एज एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। रीजन क्या होती है, रीजन ये होती है कि जो हमारे पास रिसर्च की कॉस्ट होती है, आप जब रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं तो रिसर्च के लिए फाइंडिंग जरूरी नहीं है कि रिसर्च से आगे आप डेवलपमेंट भी करेंगे, श्योर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं है कि आप आगे कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, इसलिए जो आपकी रिसर्च की कॉस्ट होगी वो सारी की सारी आप इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे।
बिकॉज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर नॉट सर्टन कि फ्यूचर में आप रिसर्च की बेस पे कोई प्रोडक्ट डेवलप करेंगे और उससे आप इकोनॉमिक बेनिफिट लेंगे। इसलिए रिसर्च की कॉस्ट जो होती है उसको हम क्या करते हैं, दैट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, वो कैपिटलाइज नहीं होती। कैपिटलाइज, अली रजा, कैपिटलाइज का मतलब ये होता है कि आपने उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ नॉन करंट एसेट ट्रीट नहीं करना, ठीक है। कैपिटलाइज करने का मतलब ये होता है कि आप नॉन करंट एसेट के तौर पर ट्रीट करें, जैसे कि ये मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ यूज की थी, परचेज्ड जो एसेट था, परचेज्ड एसेट में मैंने टर्म यूज की थी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप जो कॉस्ट है उसको नॉन करंट एसेट ट्रीट कर लें, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अमोर्टाइज करते जाएं। जो रिसर्च की कॉस्ट है दैट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। जिस साल आपका एक्सपेंस हुआ उसी साल एक्सपेंसेस में उसको डाल दें, रिसर्च कॉस्ट, ठीक है। डेवलपमेंट कॉस्ट भी आप एक्सपेंस में डालेंगे, लेकिन अगर क्राइटेरिया मेट होता है तो फिर आप क्या करते हैं, उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप उसको लेके चलेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखें, इसके स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, इसकी स्नैपशॉट ले लें, फिर मैं आपको क्राइटेरिया दिखाता हूँ कि क्राइटेरिया आपने कैसे अप्लाई करना है, वो क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इज दैट क्लियर कि रिसर्च कॉस्ट, अली रजा, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्लियर हो गया आपको? हाँ, अब्बास रजा, प्रोडक्ट जो होती है ना वो टेंजिबल होती है, ठीक है, लेकिन उसकी रिसर्च पे जो कॉस्ट होती है वो तो इनटेंजिबल होती है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। जब आप रिसर्च कर रहे हैं या डेवलपमेंट कॉस्ट लगा रहे हैं तो उस पे आपका कोई बैकएंड पे कोई एसेट नहीं बनता, ठीक है। अगर जब एसेट बनेगा तो फिर हम उसको कैपिटलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इनटेंजिबल कॉस्ट होती हैं। और प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो टेंजिबल ही हो, ठीक है। जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो इनटेंजिबल होती है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल ही हो। अब मैं जैसे एग्जांपल दी थी कि एक मेडिसिन की कंपनी है जो कोविड-19 के लिए उन्होंने रिसर्च कंडक्ट की, तो रिसर्च जो है वो ये कमिट नहीं करती, उसके लिए कोई एक्सपेक्टेड नहीं होता कि रिसर्च की बेस पे आप फ्यूचर में कुछ अर्निंग करेंगे, कोई क्या इकोनॉमिक बेनिफिट का इनफ्लो होगा, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, वो सर्टन नहीं होता, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हैं, उसको कैपिटलाइज नहीं करते। अगर आप कैपिटलाइज कर जाते हैं तो वो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, अक्रूवल बेसिस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अगेंस्ट चले जाएंगे आप, इसलिए आपने उसको कैपिटलाइज नहीं करना, ठीक है, रिसर्च की कॉस्ट को, क्योंकि फ्यूचर कैश फ्लोज जो होते हैं, इनफ्लोज जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, दे आर नॉट सर्टन, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट जो होती है उसमें फ्यूचर जो कैश फ्लोज होते हैं वो सर्टन हो सकते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया आपने मेट करना होता है। वो क्राइटेरिया क्या होता है वो देखें, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें, मैं एक और आपके पास साथ शेयर करता हूँ, एक फाइल शेयर करता हूँ, वो देखें, ज़रा आपको क्लियर हो जाएगा।
अब देखें, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा वहाँ पर गूगल क्लासरूम में। ज़रा देखें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है, इंटेंजिबल जो एसेट्स हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है, और उनको आपने कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं ये तो हम सारे पढ़ चुके हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिसर्च को आपने कैसे ट्रीट करना है, डेवलपमेंट कॉस्ट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो रिसर्च कॉस्ट है उसको आपने क्या किया, उसको आपने वहां पर एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है, लेकिन यहाँ पर ना यहाँ देखें, जो डेवलपमेंट कॉस्ट है इसको आप क्या करेंगे, ठीक है। बेसिक रूल तो ये होता है कि आप जो एक्सपेंडिचर होता है डेवलपमेंट कॉस्ट पे शुड बी रिटर्न ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इनकर्ड। कहता है कि आप, बेसिक रूल ये है कि आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब वो इनकर हो उसी टाइम आप उसे एज एन एक्सपेंस डाल दें, ठीक है। अच्छा, जो एज विद रिसर्च, एज विद एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च, जो रिसर्च के एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे आप उनको एक्सपेंस में डाल देते हैं, इनको भी डाल दें, लेकिन उसके लिए ना उसने आगे बताया है कि कहता है देयर इज एन ओपिनियन टू डेफर द डेवलपमेंट कॉस्ट। डेफर द डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि आपने अभी उसको एक्सपेंस में नहीं डालना बल्कि उसको कैपिटलाइज कर देना है, ठीक है, एंड कैरीड फॉरवर्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट, और आप उसको एज एन इंटेंजिबल एसेट के तौर पर आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर लें इफ क्राइटेरिया इज मेट। अब आपका क्राइटेरिया क्या है, नंबर 1 है, ये क्राइटेरियाज हैं। क्राइटेरियाज में पहले क्या क्या चीजें हैं देखें। क्राइटेरिया में पहला है कि देयर इज अ क्लियरली डिफाइंड प्रोजेक्ट, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट जो है क्लियरली डिफाइंड हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर क्लियरली प्रोजेक्ट डिफाइंड नहीं है कि आप किस काम के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है, तो फिर आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है कि आपके पास एक्सपेंडिचर इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। सेकंड जो है, जो आपका डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको आपने सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है। अगर वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद वो कहता है कि पहले नंबर पर है क्लियरली डिफाइंड प्रोजेक्ट होना चाहिए, दूसरे नंबर पर है सेपरेटली आइडेंटिफाइबल उसकी कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर होना चाहिए। उसके बाद द प्रोजेक्ट इज कमर्शियली वायबल। कमर्शियली वायबल का मतलब ये है कि आप उसको डेवलप भी कर सकें कमर्शियली, ठीक है, आप उसे सेल भी कर सकें प्रोडक्ट को आगे, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, फिर आप उसको क्या प्रोजेक्ट को कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। ये थर्ड क्राइटेरिया। उसके बाद द प्रोजेक्ट इज टेक्निकली फिजिबल, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकली एक प्रोजेक्ट पॉसिबल ही नहीं है और आप कहेंगे जी हम वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो हम डेवलपमेंट कॉस्टिंग कर रहे हैं, इसको हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं होगा। देन उसने कहा कि जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, फिफ्थ वन, द प्रोजेक्ट इनकम इज एक्सपेक्टेड टू आउटवेट कॉस्ट। उसने कहा है कि आउटवे कॉस्ट, इसका मतलब है कि आपके जो प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज है वो कॉस्ट से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज आर अवेलेबल, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हों ताकि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। आपके पास अगर रिसोर्सेज ही नहीं है तो आप कहते हैं कि हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट की और आप उसको फिर नहीं कर सकते, कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आप वो प्रोजेक्ट जो है उसकी कॉस्ट को, डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखें हमारे पास जो चीजें हैं इसके लिए आपने ये चीजें जरूरी हैं, ठीक है। अब यहाँ ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें देखें जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट नेक्स्ट इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखें। उसने कहा है कि इफ द क्राइटेरिया आर मेट द एंटिटी मे चूज आइदर टू कैपिटलाइज द कॉस्ट ब्रिंगिंग देम ऑन द बैलेंस शीट और मेंटेन द पॉलिसी टू write the cost off to the profit and loss account. Note that if the accounting policy of capitalization is adopted, it should
be applied consistently to all development projects that meet the criteria। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एक चीज है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, इसको माइंड में रखें। ये वाली उसने कहा है कि अगर आप क्राइटेरिया मीट करता है तो कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कैपिटलाइज कर सकते हैं। ये आइदर ऑप्शन को शो कर रहा है, ठीक है। या आप क्या करें, जब इसे बैलेंस शीट में शो कर दें, या आप क्या कर लें, दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसे राइट ऑफ कर दें। क्या कर दें, राइट ऑफ कर दें इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस, ठीक हो गया। लेकिन अगर वो कहता है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप उसको कैपिटलाइज करेंगे तो फिर आपके जितने बाकी भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी भी कॉस्ट अगर वो क्राइटेरिया मीट करते हैं तो कंसिस्टेंटली यही पॉलिसी अप्लाई करनी है। इसका मतलब एक हमने रूल पढ़ा था, जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी का, उसका मतलब ये था कि आपने जो भी काम करना है वो कंसिस्टेंटली करना है, इनकंसिस्टेंटली नहीं काम करना आपने, कि आज आपने एक पॉलिसी लगाई, दूसरे पे और पॉलिसी, फिर और पॉलिसी चेंज कर दी उसको। वो कहता है अगर आपने पॉलिसी ये रखनी है कि आप डेवलपमेंट कॉस्ट राइट ऑफ करते हैं तो आप हर साल जो भी आपकी कॉस्ट आएगी उसको आप राइट ऑफ कर दें इनकम स्टेटमेंट में। अगर आप कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो फिर जितने भी प्रोजेक्ट आपके होंगे उन सब की कॉस्ट को आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि एक डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको आप कैपिटलाइज कर रहे हैं, दूसरी डेवलपमेंट कॉस्ट को आप एक्सपेंस में ट्रीट कर रहे हैं, ये काम नहीं करना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ये इसके साथ साथ यहाँ पर ना आपके पास जो क्राइटेरियाज गिवन है, ठीक है, ये मैं आपके पास साथ फाइल शेयर करूंगा, आपने इसको रीड कर लेना है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है वो आपने कैसे ट्रीट करनी है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें जो इनटेंजिबल एसेट है ना उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको आपने शो कर देना है, ठीक है। वो कब शो करना है आपने, वो देखें IAS 38 आपको बताता है कि आपने कैसे उसको कैपिटलाइज करना है। ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया IAS 38 का, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स is to be recognized if and only if the following criteria are met। इंटेंजिबल एसेट्स सिर्फ और सिर्फ आप तब रिकॉग्नाइज करेंगे अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाए। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे फिर लिखेंगे। पहले नंबर पर इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। इसका मतलब है कि आपको पता हो मोर देन 50% चांसेस हैं कि आपके पास जो इकोनॉमिक बेनिफिट है फ्यूचर में, जो एसेट जो है उससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, आपने जैसे एक लाइसेंस लिया, तो लाइसेंस अगर आपने लिया है तो लाइसेंस में ये है कि आपको पता है कि ये लाइसेंस मैं यूज करूंगा, इससे मैं प्रोडक्शन करूंगा, फिर सेल करूंगा, तो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट होना है, इकोनॉमिक बेनिफिट होना है, मुझे पैसे मिलने हैं, इससे अर्निंग करनी है। आपने कोई राइट्स ले लिए किसी चीज के, जैसे आपने किसी ऑथर से ना उसके बुक के राइट ले लिए उसको पब्लिश करने के, ठीक है। तो आप जब उसको बुक को पब्लिश करेंगे, राइट जब आपने लिए, तो राइट आपके पास क्या आ गया, वो आपका इंटेंजिबल एसेट है। वो कब रिकॉग्नाइज होगा, उसके लिए क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको ये हो एक्सपेक्टेड और प्रोबेबल ऑफ मोर देन 50% चांसेस हैं कि आप जो है उस एसेट को, उस राइट को यूज करेंगे और आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। जब आप पब्लिश करेंगे, सेल करेंगे, उससे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है सेकंड वन, द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। जो कॉस्ट है ना एसेट की, उसको आप क्या कर लें, रिलायबली मेजर भी कर सकते हैं। क्योंकि कॉस्ट आपको नहीं पता होगी, रिलायबली आप मेजर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आप जब इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है। क्लियर है।
अब्बास, जो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट बनाने के लिए डेफिनेटली जब आप कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपने मशीनरी ली हुई है, ठीक है, उसका वो तो आपका नॉन करंट एसेट है, ठीक है, उसको डेप्रिशिएट करेंगे, वो अमोर्टाइज नहीं होगा, ठीक है। अमोर्टाइजेशन जो है, जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं उस पे आपकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह लगती है, रिसर्च जो इस पे कॉस्ट, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप्स वगैरह आप डेवलप करते हैं तो वो कॉस्ट उसमें आती है। जो मशीनरी वगैरह लेंगे वो तो आपकी कैपिटलाइज होती है और वो डेप्रिशिएट होगी बिकॉज दैट इज टेंजिबल एसेट, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर है यहाँ तक? अब ये फाइल जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह की, ये मैं आपको ना ये शेयर कर दूंगा, आप इसे रीड कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने कल मुझसे डिस्कस कर लेनी है इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास अली रजा, जब हम कैपिटलाइज करेंगे एसेट्स को ना, इनटेंजिबल एसेट्स को, तो जब हम उसके लिए डेप्रिसिएशन जैसे करते हैं, जब हम अमोर्टाइजेशन करेंगे तो फिर उसके लिए एंट्री वही होगी अमोर्टाइजेशन के लिए जो डेप्रिसिएशन के लिए होती है। डेप्रिसिएशन में हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं इसके लिए भी हम यही क्राइटेरिया यूज करते हैं, लेकिन we use the word of amortization, amortization expense account debit and provision for amortization account credit, ठीक है। वो हम उसके लिए हम वो टर्म यूज करते हैं। प्रोविजन भी होती है, क्रिएट होती है, जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके जिसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखें, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी हो गया हमारे पास ना, और हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं जो आपसे कुछ स्टूडेंट्स ने भी मुझसे पूछी थी, ठीक है। तो वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है आपके पास यहाँ पर, मैं अच्छा, एक चीज़ आती है हमारे पास नॉन करंट एसेट रजिस्टर, ठीक है। जो नॉन करंट एसेट रजिस्टर होता है ना, ये हमारे पास क्या चीज होती है। अब जितने भी हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं, हमारे पास एक वैल्यू होती है कि हम उसको जाके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके लिख लेते हैं, ठीक है। नॉन करंट एसेट रजिस्टर जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास नॉन करंट एसेट्स होते हैं बिजनेस के ओनरशिप में होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक हो गया। और उसमें क्या करते हैं, ये आपके पास ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। इट कंटेन्स डिटेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स held by a business, ठीक है। इट इज प्रीपेड फॉर इंटरनल पर्पस, किसके लिए प्रीपेयर होता है, इंटरनल पर्पस के लिए, इंटरनल कंट्रोल के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स जो होते हैं उसके लिए आपने ये रजिस्टर प्रिपेयर किया होता है। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास ये जो रजिस्टर आता है, इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये है कि आपने एसेट का पूरी डाटा रखना है कि आपने कब परचेज किया, कब उसे सेल किया, उसकी कॉस्ट क्या थी, सारी डिटेल आप उसमें देते हैं, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन होती है ना, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, एक तो एसेट है उसकी कॉस्ट क्या है, दूसरे नंबर पर जो एसेट है वो किस डेट को परचेज हुआ है, डेट ऑफ परचेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आएगा डेट ऑफ परचेज के बाद, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट,
कि आपका एसेट किस कौन सा एसेट है उसकी डिटेल बतानी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एसेट कि आपने एसेट किस तरह का एसेट लिया, अगर कोई मशीनरी लिया तो मशीनरी किस टाइप की है उसकी डिटेल आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि उसका जो सीरियल नंबर होगा वो भी आपने सीरियल और रेफरेंस नंबर ये भी आपने उसमें लिखा होता है कि मशीन का सीरियल नंबर क्या है, एसेट का सीरियल नंबर क्या है वो बताना है। उसके बाद आपने लोकेशन भी बतानी होती है कि एसेट किस लोकेशन पे है, किस जगह पर है, लोकेशन ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक मशीनरी थी उसका एक स्पेसिफिक कोड था, आपने एक स्पेसिफिक डेट को परचेज की, तो वो आपके इस्लामाबाद के ऑफिस में पड़ी हुई है, वो आपके लाहौर के ऑफिस में पड़ी है, वो कराची के ऑफिस में पड़ी है, वो एसेट उसकी डिटेल होती है। जैसे आप देखें आईसीएमएफपी के डिफरेंट एसेट्स हैं, वो डिफरेंट लोकेशंस पे जो उनके सेंटर्स हैं उनमें पड़े हुए हैं, तो उनकी डिटेल उनके पास होगी उस रजिस्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन मेथड है वो मेथड कौन सा है, आप किस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन करते हैं वो भी आपने लिखना होता है, ठीक है। उसकी जो यूजफुल लाइफ है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कि आप कितने साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको आप यूज करेंगे, यूजफुल लाइफ, ठीक है, ये भी आपके पास होती है। और प्लस आपके पास जो उसकी नेट बुक वैल्यू है वो कितनी है वो भी आपने इस रजिस्टर के अंदर लिखी होती है। दिस इज कॉल्ड एसेट रजिस्टर, ठीक है, नॉन करंट एसेट रजिस्टर, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये हमारे पास ना ये चीजें हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास ना हमने एक और चीज पढ़ी थी, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी आप इसके भी स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, इससे रिलेटेड भी कोई एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ना एक आता है, हमने ना कैश बुक पढ़ी थी, ठीक है। एक हमारे पास होती है पेटी कैश बुक, ठीक है। पेटी कैश बुक जो होती है ना, बेसिकली ये जो आपके स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं ना, स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफिस के, उनको मीट करने के लिए उनके लिए आपने पेटी कैश रखी होती है। अक्सर टर्म आप यूज करते हैं कि आपके पास जो ऑफिस की पेटी कैश थी उनमें से आप पेमेंट कर देते हैं, जैसे कि आपने कोई स्टेशनरी मंगवानी है वहां से मंगवा लें, पोस्टेज करनी है वहां से करवा लें, बजाय इसके कि आप कैश बुक को जाके ना, कैश बुक में आप पोस्टेज के एक्सपेंसेस डालते रहे, आपने को पेन मंगवाया उसकी आपने वहां पर एंट्री कर ली, आपने कोई जो है जो कोई अरेजर वगैरह मंगवा लिया, कोई शॉर्पनर मंगवा लिया, आपने कोई पेपर मंगवा लिए, रिम, तो आप हर चीज की डिटेल अगर कैश बुक में लिखेंगे तो कैश बुक बहुत ज्यादा उसमें डिटेल हो जाती है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, उसके लिए आप जो ऑफिस के छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए आप कैश बुक मेंटेन कर लेते हैं। जो कैश बुक होती है ना, आप कैश बुक में आप क्या करते हैं, जब इसमें डिटेल लिखते हैं तो डिटेल आपने कौन कौन सी लिखनी होती है, देखें आपने क्या करना है, जो कैश बुक है इससे फॉर एग्जांपल आपने $1000 यहाँ से आपने कैश बुक में से पेटी कैश बुक में ट्रांसफर कर दिया। जब आप पेटी कैश बुक में ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास जो कैश बुक में बैलेंस होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब आप कैश बुक में यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे, यहाँ पर रेफरेंस लिखेंगे पेटी कैश, कि आपने उसको पेटी कैश में $1000 जो है वो ट्रांसफर कर दिए, ये कैश बुक में आप क्रेडिट साइड पे आप लिख लेंगे। जबकि जो आपके पास कैश बुक पेटी कैश बुक होगी उसमें जब आप उसको रिसीव करेंगे तो आपने जो कैश बुक से अमाउंट रिसीव कर ली है वो आप लिख लेंगे, कितनी कैश आपके पास आ गई है, वो फॉर एग्जांपल आपके पास वो 1000 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, आपके जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो पे करते रहते हैं आप, आपके एक्सपेंसेस कितने आ गए, आपके फॉर एग्जांपल स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है।
आपके जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं वो आप कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, वो इसमें लिख लेंगे, कॉलम बन जाएगा। फिर आपके पास फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग के बाद आपके पास ना इसके पोस्टेज के एक्सपेंसेस हैं वो आप लिख लेंगे, डिफरेंट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने ये सारी चीज़ें आपने ये एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखते रहेंगे। आप देखें फॉर एग्जांपल आपने स्टेशनरी के लिए कोई आपने पे कर दिए $50, तो आपने यहाँ पर लिख दिए और यहाँ से आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। आपने स्टेशनरी के लिए पेमेंट कर दी, ठीक है। इसी तरह आपने क्या किया, आपके कोई ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस थे, ट्रैवलिंग के लिए आपने किसी को किसी काम के लिए भेजा लोगों को, तो आपने उसके लिए क्या किया, आपने उसको 100 दे दिया, तो 100 उसका एक्सपेंस आया ट्रैवलिंग का, तो आपने यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख के इसमें से 100 यहाँ से माइनस कर लिया, ठीक है, ये भी आपका डिडक्ट हो गया। इसी तरह पोस्टेज, आपने इस मंथ पोस्टेज के लिए आपने जो एक्सपेंसेस दिए हैं वो 150 के दिए, तो आपके पोस्टेज के एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पोस्टेज के एक्सपेंसेस ये आपके 150 के आगे वो आपने यहाँ पर डिडक्ट कर लिया। आप देखें आपके टोटल एक्सपेंसेस इस दफ़ा जो बन चुके हैं वो आपके एक्सपेंसेस बने हैं वन, हाँ वो देखें आपके 300 के एक्सपेंसेस बने, 50 प्लस 100 प्लस 150, तो 300 के एक्सपेंसेस आए, ठीक है। आपके पास जो बैलेंस आया है ना, वो आपके पास बैलेंस आता है वो कितना बचता है, रिमेनिंग 1000 में से ये निकाल दें ये 300, तो आपके पास ना 700 बच जाता है। जो 700 बचा है, अब आपने क्या करना है, जो कैश बुक है उसमें से 300 और आपने कैश रिसीव कर लेनी है, ठीक है। तो 300 आपको और कैश मिल जाएगी, आपका दोबारा बैलेंस जो है वो 1000 पे रिस्टोर हो जाएगा, आपका बैलेंस कैरी डाउन, और यही आपके पास अगली दफा बैलेंस ब्रॉड डाउन में चला जाएगा। आपका जब भी बैलेंस, इसको कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके पास ना जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और उतने ही बैलेंस आपको मिल जाएगा इम्प्रेस्ड सिस्टम, रिस्टोर हो जाता है। ये आपने इसको दोबारा रिस्टोर कर लिया है, ठीक है। जब भी आपके एक्सपेंस होंगे, जितने भी एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द मंथ होंगे, दोबारा आपने उनको रिस्टोर कर लेना है 1000 पे। अगर आपने कैश रखी हुई है 100 की, ठीक है, सॉरी 500 की, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस यहाँ पर अगर 500 होता है ओपनिंग बैलेंस, जैसे यहाँ पर मैं फिगर ये अगर चेंज करता हूँ तो हमारे पास जो है यहाँ पर ना ये वाला, तो ये अगर हमारे पास ये हो 500, ठीक है, ये 500 होता तो हमने 300 एक्सपेंस कर लिया था, रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास कितना बच जाना था एट द एंड आफ्टर डूइंग द $300 एक्सपेंस, 200 बच जाना था। तो 300 हमने दोबारा कैश से ले लेने थे, कैश बुक जो कैशियर होगा उससे आप दोबारा वो 300 दोबारा ले लेंगे, और आपका ये जो बैलेंस है ये दोबारा रिस्टोर हो जाएगा 500 पे, ठीक है, ये दोबारा क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा टू टिल 500। ये दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड सिस्टम, कि जितने खर्चा होना है उतना आपको दोबारा कैश से मिल जाना है, ठीक हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई मसला? अब्बास, कैश ट्रांसफर जो होगा उसकी जो एंट्री होगी ना वो ये होगी, कैश क्रेडिट होगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। पेटी कैश अकाउंट डेबिट, जो एसेट इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट कर लें, जो कैश डिक्रीज, जो एसेट डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट कर दें। तो पेटी कैश इंक्रीज होगी तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट कर दें और कैश अकाउंट क्रेडिट कर दें,
ठीक है। हाँ जी, इज दैट क्लियर? और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, पेटी कैश जो होता है वो कैश बुक में, जाहिर बात है आपका एक एसेट है तो आप कैश बुक के साथ पेटी कैश भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप उसको पेटी कैश लिख दें। ठीक है, करंट एसेट्स में आएगा ये। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? यस, एनीवन एल्स? मुर्तज़ा नवीद, जो पेटी कैश होता है ना, ये बेसिकली ऑफिस के जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए जो कैशियर होता है, बजाय इसके कि आप हर दफ़ा कैशियर से कैश मांगें, तो वो जो ऑफिस में जो ऑफिस का कोई उसका जूनियर होगा उसको वो कैश दे देगा कि अगर इसका हिसाब किताब उसको कहेगा कि तुमने इसकी डिटेल रख लेनी है कि कितनी कैश आ रही है, कितना एक्सपेंस कर रहे हो, उसमें से पेमेंट कर रहे हो, बाकी एट द एंड ऑफ द मंथ में आपको दोबारा जितने आप पैसे एक्सपेंस करेंगे उतना मैं आपको दोबारा दे दूंगा। तो पेटी कैश रिकॉर्ड रखने के लिए होता है, लेकिन ये जो छोटे मोटे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, ताकि आपकी कैश बुक जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ना हो जाए। जैसे आपने कोई पेन लिया तो उसके भी आपने कैश बुक में डाल दिया, आपने कोई स्टेशनरी ली तो उसको भी कैश बुक में डाल दिया, तो वो बजाय इसके कि वो उसको डिटेल में लिखने के, तो कैशियर क्या करता है, वो कैश ट्रांसफर कर देता है अपने जूनियर को और उसको हैंड ओवर कर देता है कि ये तुम्हारे पास एक कैश है, ऑफिस के एक्सपेंसेस तुमने यहाँ से पे करने हैं। ठीक है, जो छोटे मोटे कोई भी एक्सपेंसेस हैं, चाय पानी के जो भी हैं। ठीक है, हाँ जी, तो रिकॉर्ड तो डेफिनेटली उसमें होता ही है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अब्बास, आपने आई थिंक सो मुझे कहा था कि हमने वो रेशियोज रिवाइज करनी है, तो रेशियोज हम कल की क्लास में रिवाइज कर लेते हैं। जो जो रेशियोज हैं वो आप लिख लें। आपने कौन कौन सी रेशियोज बताई थी? एक आपने रेशियो बताई थी रिवीजन के लिए, जो डेट गेयरिंग रेशियो, आई थिंक सो, तो वो हम कल की क्लास में कर लेते हैं। अच्छा, एक और टर्म यूज होती है आपके यहाँ सिलेबस में भी है, उसको भी मैं यहाँ पर
डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसमें देखें एक टर्म है आपके पास ना, शायद आपने देखी हो आपके सिलेबस में, दैट इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, हमने कुछ अकाउंट्स पढ़े हैं, कुछ चीज़ें पढ़ी हैं जिसमें हमने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उसके बाद कैपिटल है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या है, देखें, इट इज़ लिस्टिंग ऑफ नेम्स ऑफ अकाउंट्स that a company has identified and made available for recordings अच्छा, ये देखें हमारे पास ना ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है कि आपने लिस्ट बनानी है, लिस्टिंग द नेम्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने पहले नंबर पर लिस्ट प्रिपेयर करनी है किसके, नेम्स ऑफ अकाउंट्स की, कि जो आपके अकाउंट्स हैं डिफरेंट, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करनी, दैट अ कंपनी हैज आइडेंटिफाइड, जिनको कंपनी ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये हमने अकाउंट्स हैं वो अपनी जो हमारे पास जो लेजर्स बनेंगे, जनरल लेजर बनेगा, उसमें ये अकाउंट्स हमने डालने हैं, ठीक है। एंड मेड अवेलेबल फॉर द रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द इट्स जनरल लेजर, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आपके पास ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है कंपनीज के पास, कि वो जैसे चाहें उसको चेंज कर दें, मोल्ड कर दें, मॉडिफाई, अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा अकाउंट्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें क्या होता है कि आप नॉर्मली बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट जो होती है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, उसमें जो ऑनर्स इक्विटी होती है, कैपिटल होता है, वो चीज़ें हम उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हम अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाते हैं तो हमारे पास जो एसेट्स हैं, एसेट्स के अंदर आप करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स बना सकते हैं। लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज के अंदर आप करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज बना सकते हैं। फिर आपके पास जो कैपिटल है या इक्विटी है, ठीक है, उसका अकाउंट बना सकते हैं, उसको आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास इनकम स्टेटमेंट होती है, इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, आपके पास आपके रेवेन्यूज होते हैं या सेल्स होती हैं, ठीक है, उनको आप उसका अकाउंट बना सकते हैं कि आपके ऑपरेटिंग, आपके रेवेन्यूज कितने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो आप उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना सकती हैं, बना सकते हैं आप ये, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज यानी कि अदर इनकम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, अदर इनकम है, उसका हेडिंग भी बना सकते हैं। उसके बाद आप फाइनेंस कॉस्ट है, उसका हेडिंग भी बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ना कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जितनी ज़रूरियात हैं आप उसके मुताबिक उसको बना लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये चीज़ें जो है ना, ये आपने ये
रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। कल हम जो है कल की क्लास में रेशियोज रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो आपने कहा है गियरिंग रेशियो है और गियरिंग रेशियोज, ठीक है, वो हम कल की क्लास में रिवाइज कर लेंगे। अब आज की क्लास में हमने रिवाइज कर लिया है, जो टॉपिक्स आपको बताए हैं ये आप इन पे ज़रा फोकस करें और फोकस करें आप अपने कि आप मैक्सिमम जो है ना एमसीक्यूज जो हैं उनको अचीव कर लें, ठीक है। 70% जो मार्क्स हैं उसमें से मैक्सिमाइज कर लें अपने मार्क्स को, और बाकी 30% जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, उनको फिर आप उसकी तरफ उसमें मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर लें। वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये ज़्यादा फोकस करने हैं, ठीक है। जो IAS 37 है वो आपके साथ वो मैं शेयर करूँगा, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट अभी MCQs की वो आज कर दूंगा या कल कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, ठीक है। तो वो आपने वो क्वेश्चंस भी कर लेंगे, वो सोल्यूशन समेत आपको दूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसके एक वो स्नैपशॉट बना लें, ये जो क्वेश्चन है सामने स्क्रीनशॉट जो है इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।